गुड मॉर्निंग आप सभी को। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्ते राहुल बेटा। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप सबने होमवर्क किया होगा। मुझे बहुत सारे बच्चों ने कॉमन डाउट भेजे, तो मैंने वो सभी डाउट्स को सेलेक्ट करके, जैसा कि आप सबको याद है, आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन आयनिक इक्विलिब्रियम का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास शुरू हो रही है, मैं एक चीज आप सबको बता दूं बेटा, जब भी कभी कुछ पढ़ो तो फ्लो में पढ़ो। मतलब इतने दिनों से हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उसके समापन का समय है, तो आप लोग क्या करते हो, जब कभी कोई चैप्टर खत्म होने लगता है तो उसके होमवर्क को खत्म करते हो कुछ भी करके। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे ई सोल्यूशन ऐप से वीडियो सोल्यूशन देख के, करके, पूछ के, करके खत्म कर लेते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं सुनिएगा। आप अगर चाहते हो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर स्मूथली, बिल्कुल पानी की तरह आपके दिमाग में बहे, उसके लिए आवश्यक है स्टेप नंबर 1, आज और कल जितना समय, मैक्सिमम प्रॉब्लम जितने आप आयनिक के कर सकते हैं आज और कल। मजा 3 दिन के बाद का नहीं आएगा। अगर यही चैप्टर आप आज से 10 दिन बाद लेके बैठोगे तो मजा नहीं आएगा। अभी आप मोमेंटम में है, अभी आप फ्लो में है, उसी फ्लो का फायदा उठाइए। मैक्सिमम जितने सवाल लगा सकते हैं लगा डालिए, मॉड्यूल खत्म कर डालिए, रेस खत्म कर डालिए, एग्जाम्पलार खत्म कर डालिए, जो भी आपके पास है सब खत्म कर डालिए। मैक्सिमम जितने प्रॉब्लम लगा सकते हो अभी, आज और कल तक में लगा डालिए, तब मजा आएगा। नंबर 1। नंबर 2, जब भी सवाल सॉल्व करने बैठो तो लगातार 4 to 5 आवर्स, 2-3 घंटे नहीं बोल रहा हूं मैं, लगातार, कॉन्टिन्यूअस है ना, लगातार बैठ के सॉल्व करो, करते जाओ। बने नहीं सोचना है, बने नहीं सोचना है, ठीक है। बने नहीं सोचना है, अपने को 4 से 5 घंटे बैठ के सवाल करना है। उस फ्लो को आने दो, उस फ्लो में सवाल आपसे बनना शुरू होगा। जैसे ही फॉर्मूले पानी के जैसे याद होते हैं ना, तो फटाफट फॉर्मूले लगते हैं, फटाफट सवाल बनते हैं। अभी देखना, हम आज डिस्कस करेंगे कैसे सिंपल सिंपल सवाल है, अभी देखिएगा कुछ देर में। तो ये आपको करना है। और तीसरा काम जो आपको करना है, एक्सरसाइज 1 को आपको फिर से सॉल्व करना है, सॉल्व अगेन। होता क्या है हर्षित, मुझे पता है बेटा, यही तो आपको सीखना है यार हर्षित। सॉल्व करते करते समय आपसे बीच में सवाल नहीं बना। एग्जाम में भी यही होता है, आपके पास 45 सवाल है और कभी कभी ऐसा होता है पहला सवाल ही नहीं बना। तो पहला सवाल नहीं बनता तो क्या पहले सवाल के बाद पेपर करना छोड़ देते हो? नहीं ना। क्या? हाँ, पर पहले सवाल नहीं बनने से आपका मन जरूर उतर जाता है, यार पहला सवाल ही क्या नहीं बना। इसी चीज को तो ढालना है। लगातार लाइन से 10 सवाल नहीं बनने पर, लगातार लाइन से 10 सवाल नहीं बनने पर भी आपके अंदर वही जोश, वही जुनून चाहिए 11वें सवाल में जो पहले सवाल के लिए था। मतलब अगर लाइन से 10 सवाल नहीं बनता है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि 11वां सवाल भी मैं वैसे ही करूंगा जैसे पहले सवाल करने बैठा था। प्रथम इसे ही तो बदलना है, इसी एटीट्यूड को तो बदलना है। तब आप एग्जाम में कैसा भी पेपर आए परेशान नहीं होंगे। जब परेशान होते हैं तो आती हुई चीज बिगाड़ देते हैं। तो मैं क्लास शुरू करने के पहले आप सबको सलाह दूंगी, नंबर 1, आज और कल में जितने सवाल लगाने लगे, आज कल का ही मजा है। अभी फ्लो में हो तो मजा है, क्योंकि मंडे से मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, आपके पास नए होमवर्क होंगे, नई सारी बातें होंगी, फिर आप परेशान हो जाओगे। आज और कल जितने लगा सकते हो लगा डालो, जितना सोच सकते हो सोच डालो, क्लियर। लेकिन खत्म हो आज कल में तभी मजा है। अपना पूरा मॉड्यूल खत्म कर दो, वही बहुत है आपके एग्जाम के लिए, वही बहुत है। एक बच्चा मुझसे कहता है सर एनसीईआरटी करने का, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। आयनिक के लिए एनसीईआरटी के सवाल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये जो सवाल है ये बिगिनर बॉक्स 1 से है बच्चों। जिस बच्चे ने कर लिया है वो भी सुनेगा, जिस बच्चे ने नहीं किया है वो भी सुनेगा। आप सबके सामने सवाल है, सवाल को देखो, या तो आप तुरंत आंसर निकाल लोगे, अच्छी बात है, नहीं है तो मेरे साथ सीखो। जिस बच्चे ने किया है वो भी रिवाइज करे, सवाल को देखे हाँ मुझसे बन जाएगा, साथ में मॉड्यूल खोल के आप अपना सॉल्व भी करते रहो। लेकिन प्लीज जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं उनको देखते भी चलो, रिवाइज करते चलो, ऐसा सोचो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। सवाल हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है बच्चों। आप सभी जानते हैं एसिड और बेस,
दो कंसेप्ट हैं, दोनों कंसेप्ट को कई लोगों ने कई तरीके से डिफाइन और डिसाइड करने की कोशिश करी। एसिड वो होता है स्ट्रॉन्ग जिसका के ज्यादा होता है। के ज्यादा होना यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ज्यादा होना। के ज्यादा होना यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का ज्यादा होना। जब के ज्यादा होता है तो जो पी के है वो कम होता है, क्योंकि जो पी के है बच्चों वो माइनस लॉग होता है। माइनस साइन लग गया ना, माइनस लॉग ऑफ के, तो के बड़ा होगा तो माइनस लगने से छोटा होगा। क्लियर? तो आपको याद रखना है के जितना बड़ा पी के जितना छोटा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। ठीक उसी प्रकार से बेस के लिए के बी जितना बड़ा मतलब पी के बी जितना छोटा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। सवाल आपसे पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का, ये कहने का तात्पर्य है कि आपको बताना है सबसे कम केबी कहां है। सबसे कम केबी कहां है बच्चों, सॉरी सबसे कम पी केबी कहां है बच्चों। तो देखो जरा 1 2 3 4 में सबसे कम पीकेबी 8.89 नजर आ रहा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। उसी प्रकार से अगला सवाल आप सबके सामने है। अगला जो सवाल है वो बिगनर बॉक्स 2 का सवाल नंबर 1 है। ये जो सवाल है वो कह रहा है सोडियम एसिटेट CH3CONA इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब पहले अपने पास एक कंटेनर था, उसमें एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन भरा हुआ था। अब आपने इस सॉल्यूशन में सोडियम एसिटेट यानी कि CH3CONA मिलाया। पहले एसिटिक एसिड था, पहले इसका अपना कुछ पीएच था, पहले इसकी जिंदगी अपने हिसाब से चल रही थी। इसमें आपने सोडियम एसिटेट मिलाया, तो सोडियम एसिटेट मिलाने से पीएच पहले की तुलना में घटेगा कि बढ़ेगा, राइट? तो कैसे करें सुनिएगा। हम सभी जानते हैं जो एसिटिक एसिड होता है वो एक वीक एसिड होता है। बोले तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस में टूट रहा होता है, इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम जरूर रहा होगा। लेकिन जैसे ही आपने इसमें सोडियम एसिटेट को मिला दिया बच्चों, तो इससे एसिटेट आयन प्लस Na प्लस आयन आया होगा। कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई होगी, और जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई होगी तो जो भी थोड़ा बहुत H प्लस आ रहा होगा वो कम हो गया होगा। पहले H प्लस रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपने सोडियम एसिटेट को मिला दिया, जो H प्लस था वो और कम हो गया, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ कॉमन आयन। कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है, मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन घट जाती है। H प्लस की कंसंट्रेशन घटना यानी पीएच का बढ़ना। H प्लस की कंसंट्रेशन का घटना यानी पीएच का बढ़ना। बच्चों सवाल आपसे पूछा है व्हाट विल बी द पीएच, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा, पीएच वैल्यू इंक्रीजेस, आंसर विल बी पीएच वैल्यू इंक्रीजेस। बच्चे मुझसे सवाल नंबर 2 भी डाउट पूछते हैं बच्चों। जो सवाल नंबर 2 है, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हो तो बहुत आसान लगता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताया जाता है लिथियम का, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का और कैल्शियम का जो बेस होता है, जो हाइड्रोक्साइड होता है ना, इनका जो बेस होता है, इनका जो हाइड्रोक्साइड होता है, ये वीक होता है, ये वीक बेस होते हैं। आपको नहीं पता होता है, इस वजह से सवाल आपसे नहीं बनता। यहां लिखा है मैग्नीशियम, उसका हाइड्रोक्साइड वीक है। तो जो वीक पैरेंट से आया है, जो वीक एसिड या वीक बेस से आया है, वो जो वीक एसिड या वीक बेस से आया है वो हाइड्रोलिसिस करेगा। मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोलिसिस करेगा, कैल्शियम 2 प्लस हाइड्रोलिसिस करेगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पैरेंट से आया है, दैट इज NaOH से Na प्लस आया है, KOH से K प्लस आया है, जो स्ट्रॉन्ग पैरेंट से आया है वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। हेंस आंसर विल बी 3 एंड 4। क्लियर? तो बस आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि किसका किसका हाइड्रोक्साइड वीक होता है। एक बच्चा मुझसे कहता है सर जो पहला वाला सवाल था उसमें बफर नहीं बनेगा। हाँ बनेगा, पर बफर तो बाद में बनेगा ना भैया, बफर तो बाद में बनेगा ना यार। पहले तो एसिटिक एसिड था ना, पहले तो पीएच था ना, एक्स से तो बदला होगा ना। हाँ जब बदल गया होगा, अब और ना बदलेगा क्योंकि बफर बन गया है, पर पहली बार तो बदला होगा ना, पहली बार तो चेंज होगा ना, एक्स से तो कुछ बदलेगा ना। हाँ एक बार बदलने के बाद फिर नहीं बदलेगा। क्लियर? तो इस प्रकार से अपन ने ये बनाया सवाल। सेकंड ऑप्शन जो था उसमें लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का सॉल्ट वीक होता है, ये पता होना चाहिए। सौरभ चौधरी आप जो पूछ रहे हो एक बार फिर से सोचो, ठीक है? अगला सवाल आप सबके सामने है बिगिनर बॉक्स 3 से सवाल नंबर 1। ये जो सवाल है कुछ बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं, जबकि बेहद आसान है।
पता नहीं क्यों डाउट पूछते हैं भैया। Ag2CrO4 है, सिल्वर क्रोमेट है, जब आप इसका KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4s3। क्या आप सबको नहीं पता जो S होता है वो मोल पर लीटर में लिखा जाता है। अगर S की यूनिट मोल पर लीटर है तो S क्यूब की यूनिट लिखने में कोई आपको दिक्कत आ रही है क्या? मोल पर लीटर का क्यूब लिखने में दिक्कत आ रही है क्या? क्या घटिया सवाल है जिस बच्चे ने मुझसे पहला पूछा था। बच्चों, किसी बच्चे ने मुझसे इसी बिगिनर बॉक्स 3 का सवाल नंबर 4 भी पूछा है। जो सवाल नंबर 4 है बेहद आसान है। द प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, राइट। हमें KSP की वैल्यू दे रखी है, वो कहता है CaF2 का प्रिसिपिटेट कब मिलेगा, इज ऑप्टेड, कब मिलेगा, when equal volumes of the following are mixed। ठीक है, इन चारों के इक्वल वॉल्यूम मिलाते हैं, लेट्स से 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर मिलाते हैं। 1 लीटर बोलने से जो मोलैरिटी है वही मोल है, ठीक है, तो अपने को कंसंट्रेशन मिल जाती है मोल पर लीटर। बच्चों, आप सभी को याद है हमने आपको बताया था कि प्रिसिपिटेशन की कंडीशन क्या होती है। प्रिसिपिटेशन की कंडीशन होती है जब आयन की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम आयन की कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है। इक्विलिब्रियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। इसी चीज को अपन ने ऐसे कहा था, जब KSP से ज्यादा होता है तभी तो प्रेसिपिटेशन होता है। बच्चों, उन चारों ऑप्शन में आपको QSP निकालना था, QSP से आपको देख के बता देना था कहां प्रेसिपिटेशन होगा। कुछ बच्चे मुझसे सवाल नंबर 5 डाउट पूछते हैं। जो सवाल नंबर 5 है उसको आप तसल्ली से करो तो आसानी से आंसर आता है। सबसे पहले बोल रखा है उसने AgCl की 4 जगह सॉल्बिलिटी की बात हो रही, AgCl2, AgCl3, AgCl4, राइट। AgCl की बात हो रही है। सबसे पहले है पानी, सबसे पहले क्या है पानी। दूसरे वाले ऑप्शन में है कैल्शियम क्लोराइड दैट इज CaCl2। तीसरे वाले ऑप्शन में है NaCl, राइट। और चौथे वाले ऑप्शन में है AgNO3, राइट। ये 4 तरह के सॉल्यूशन है। उसने हमसे कहा यहां सॉल्बिलिटी S0 है, यहाँ S1 है, यहाँ S2 है, S3 है, अपने को चारों जगह कंपेयर करना है। ठीक, करने का जो डिटेल्ड मेथड है वो क्या होगा बच्चों। सबसे पहले AgCl पानी में आते हैं। यहां पे ना तो कॉमन आयन लग रहा है ना तो ऑड आयन लग रहा है, इसकी वजह से सॉल्बिलिटी ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी। लेकिन जो दूसरा वाला ऑप्शन है दैट इज AgCl, उसमें पहले कुछ ऐसे किस्सा रहा होगा, इसकी सॉल्बिलिटी S और S रही होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो AgCl को हमने 0.01 मोलर CaCl2 में मिलाया, राइट। इसकी सॉल्बिलिटी अपने हिसाब से कुछ रही होगी, कुछ भी आप मान लो। जैसे ही आप कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हो तो इससे आता है कैल्शियम 2++ 2Cl-। मतलब अगर हम पहले वाले से KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो अभी कैसे लिखेंगे, S डैश इंटू S डैश, और यहां से आया है 0.01 इंटू 2, 0.01 इंटू 2 मतलब 0.02, तो ये होगा S डैश प्लस 0.02। आप KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे कैसे लिखेंगे, S डैश इंटू S डैश प्लस 0.02। S डैश नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहां से आपके सामने S डैश की वैल्यू आएगी। ये जो S डैश है यही S1 है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग S2 को निकालेंगे, ठीक उसी प्रकार से आप लोग S3 को निकालेंगे। सारी वैल्यू पुट करके निकालो, आपको समझ में आएगा जो S1 होगा वो होगा KSP अपॉन 0.01। उसी प्रकार से दूसरा, उसी प्रकार से तीसरा 0.02, सॉरी, उसी प्रकार से जो तीसरा होगा वो जो S2 होगा वो क्या होगा KSP अपॉन 0.01, और जो चौथा होगा दैट इज S3 वो क्या होगा बच्चों KSP अपॉन 0.2, वैल्यू दे रखी है 0.5। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्या कंपेयर नहीं कर पाओगे? जिस बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था बस इतना ही सोचना था, आपको S1 S2 S3 में कंपेयर करना था। क्लियर? ये था इस बिगिनर बॉक्स का सवाल नंबर 5, राइट बच्चे। आप सबके सामने सवाल नंबर 5 मैंने बताया, उसी के साथ है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 बिल्कुल वही सवाल है जो प्रॉब्लम नंबर 6 है। जिस भी बच्चे ने मुझसे पूछा है उसके लिए हिंट है। क्या है बेटा, यहां पे AgI है तो AgI से क्या बनेगा Ag प्लस प्लस I माइनस, साथ में KI है तो क्या बनेगा K प्लस प्लस I माइनस। फिर से वही कॉमन आयन वाला कंसेप्ट लगाओ ना यार, ऐसे हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। अब ये सवाल ना पूछो, ऐसा सवाल नीट 2016 में भी आ चुका है NaCl के साथ। तो ऐसे सवाल बहुत आते हैं। जिस बच्चे ने पूछा था बेटा कॉमन आयन के सवाल करो, सॉल्व करो। हाँ, कॉमन आयन का लॉजिक होता है कि पहले वाले सॉल्बिलिटी है उसे नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, इसी के साथ आप सबके सामने अगला सवाल है। शायद ये बिगिनर बॉक्स 3 का सवाल है, नहीं बिगिनर बॉक्स 4 का सवाल है। ये जो आपके सामने है ये बिगिनर बॉक्स 4 का सवाल है। जब मैं डिस्कस कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं वहां कुछ बच्चे सवाल का नंबर लिख रहे हैं।
सर बिगनर बॉक्स 4 का ये, बिगनर बॉक्स 3 का ये। बेटा आपको मुझे मैसेज करके बताना था, फिर भी हो सकता है सवाल बहुत आसान रहा हो तो मैंने नहीं लिया हो। अगर किसी बच्चे का डाउट रह जाता है तो परेशान नहीं हो, आप मुझसे बाद में पूछना। अभी जो सामने चल रहा उसको ध्यान से देखो। जैसा मैंने कहा कि पहले उसे देखो, आपसे बना है तो रिवाइज करा, नहीं बना है तो मेरे साथ सीख। क्लियर? अभी क्या चल रहा है अपने सामने? बिगनर बॉक्स 4 का सवाल नंबर 2 और 3। सही बताऊं, जो सवाल नंबर 3 है, अभी तक अगर मैं सवाल सिलेक्ट करता आपसे डिस्कस करने के लिए तो केवल सवाल नंबर 3 ही अभी तक डिस्कस करता। ये पहला सवाल होता जो मैं डिस्कस करता। फिर भी किसी बच्चे ने मुझसे 2 और 3 दोनों पूछे हैं, तभी मैं दोनों डिस्कस कर रहा हूं। आप सबका ध्यान चाहिए। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कैन नॉट एक्ट एज अ बफर? कौन बफर नहीं बन सकता है? तो बफर कंडीशन आपको मैंने सिखाई थी। कौन बफर नहीं बन सकता है? राइट। H3PO4 एक वीक एसिड है? हाँ है। बफर की कंडीशन होती है एक वीक होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, साथ में कैटायन होना चाहिए जो पानी से रिएक्शन नहीं करे है, ये बफर है। बफर की कंडीशन होती है एक वीक एसिड होना चाहिए, जो HClO4 है वो वीक एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगेन ये सब पढ़ने में तब आपको पता चलता है जब आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ लेते हो। मैं सही बताऊं, आयनिक इक्विलिब्रियम और आसान लगने लगता है जब एक बार बच्चा GOC1 और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को पढ़ लेता है। आप सबको अभी मैं फैक्ट बता रहा हूं कि जो HClO4 है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसा रूल होता है जब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होती है तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत पुराना याद हो तो बस मैं याद दिला रहा हूं, बाकी से आप डिटेल में आगे पढ़ोगे। HClO4 क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ ClO4 उसका कॉन्जुगेट है, हाँ एक कैटायन है जो पानी से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए बफर नहीं है। उसी प्रकार से C6H5N ये जो है अपने सामने, इसे बोलते हैं pyridine, जो कि एक वीक बेस है। C6H5N यहाँ पे लोन पेयर है, इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है C6H5NH, राइट। ये अपने पास बेस है और ये उसका कॉन्जुगेट है, मतलब वीक बेस है, उसका कॉन्जुगेट है और साथ में एक आयन है जो पानी से रिएक्शन नहीं करता, मतलब ये बफर है। Na2CO3, NaCO3, SCO3 एक वीक एसिड है, साथ में उसका कॉन्जुगेट है और एक आयन है जो पानी से रिएक्शन नहीं करता, यानी कि ये भी बफर है। हमें ये जानना पर्याप्त नहीं कि बफर क्या है, हमें ये जानना ज्यादा आवश्यक है हम पहचाने कौन कौन सा बफर है। जो पहला वाला है ये एसिडिक बफर है, जो तीसरा वाला है ये बेसिक बफर है, जो चौथा वाला है ये एसिडिक बफर है, जो दूसरा वाला है वो तो बफर है ही नहीं। बच्चों ये था बिगिनर बॉक्स 4 का सवाल नंबर 2। उसी के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं सवाल नंबर 3। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 3 बच्चे बड़े आसानी से कर लेते हैं, बच्चों से बन जाता है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से नहीं बनता। आखिर ऐसा क्यों होता है, सुनिएगा। अ बफर सॉल्यूशन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यहां पे भी आपसे पूछ रहा है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, नहीं बनाया जा सकता, बाय मिक्सिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ, मतलब इक्वल मोल मिला दो तो बफर नहीं बनेगा। फोर्थ वाला ऑप्शन बच्चा समझ जाता है सर ये बफर है, सबको पता होता है सर ये बफर सॉल्यूशन है, ये एसिडिक बफर है, सबको पता होता है। सेकंड वाला भी बच्चा कर लेता है, सर वीक बेस है, वीक बेस का कॉन्जुगेट है, साथ में एक आयन है जो पानी से रिएक्शन नहीं करता, सर ये भी बफर है, ये भी बेसिक बफर है। बच्चा थर्ड ऑप्शन में आता है, देखता है सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बफर नहीं है, उसने आंसर टिक कर लिया, आंसर क्लियर क्लियर खत्म। उसका आंसर आ गया, पीछे देखा मैच कर गया, लेकिन फिर भी अभी सवाल उससे पूरा नहीं बना। ये जो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों, इसको देखिएगा, BOH होल थ्राइस, जिसे हम लोग बोलते हैं H3BO3। ये जो H3BO3 होता है इसे हम लोग बोलते हैं बोरिक एसिड। जो बोरिक एसिड होता है ना बच्चों, ये H+ देता नहीं है, इसकी टेंडेंसी H+ डोनेट करने की नहीं होती है, इसकी टेंडेंसी OH- आयन एक्सेप्ट करने की होती है। H3BO3 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका लिखने का तरीका होता है BOH होल थ्राइस, मतलब H3BO3। लेकिन ये जो होता है ये H+ देता नहीं है, ये OH- आयन को एक्सेप्ट करता है, ये OH- आयन को एक्सेप्ट करता है और बनाता है BOH होल 4-। बच्चों मैं कहना ये चाहता हूं H3BO3 का कॉन्जुगेट H2BO3- नहीं होता है, ये कॉन्जुगेट नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो है ये कॉन्जुगेट है। मुझे आपको बताना था कि H3BO3 का कॉन्जुगेट क्या होता है, मुझे आपको बताना था कि कॉन्जुगेट वो होता है जिसमें एक H+ या एक OH- का डिफरेंस होता है। मुझे आपको बताना था एज पर ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होता है जो या तो H+ देता है या तो OH- आयन लेता है। बोरिक एसिड H+ देता नहीं, OH- आयन लेता है। इसकी जो वजह है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में वैकेंट p ऑर्बिटल से समझाई जाती है।
लेकिन मैं इसकी वजह पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि क्या ऑप्शन नंबर एक बफर है, क्या पहला ऑप्शन एक बफर है। सर बफर की कंडीशन होती है एक वीक एसिड होना चाहिए, है सर बफर कंडीशन होती है उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, सर वो कहां है बेटा, ये BH होल 4 माइनस ही लिखा है। अच्छा कैसे, सुनो मैं आपको बता दूं, जब BH जब BOH होल 4 के 4 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, तो 4 मॉलिक्यूल कंबाइन होके बच्चों ये लोग बनाते हैं B4O72 माइनस प्लस 9H2, मतलब BOH होल 4 माइनस का ही सुधरा हुआ रूप है B4O72 माइनस। ये बोरिक एसिड है और ये सोडियम बोरेट है, ये बोरैक्स है। बोरैक्स में बोरेट आयन है, ये जो बोरेट आयन है ये इसी कॉन्जुगेट से आया है, ये उसी का सुधरा हुआ रूप है। कॉन्जुगेट BOH होल 4 माइनस है, उसी कॉन्जुगेट का रूप बदल जाता है सॉल्यूशन के अंदर, वो बन जाता है बोरेट आयन। मतलब आप यही कहोगे कि जो ये बोरेट आयन है उसका कॉन्जुगेट है। हमने कहा था कि बफर के लिए कॉन्जुगेट होना चाहिए डायरेक्ट वाला, मतलब ऐसा एक एग्जांपल से समझाया था कि H3PO4 एक एसिड है और अगर कहीं पे सॉल्ट बना है Na2HPO4, तो मैंने कहा था ये बफर नहीं है, क्यों, H3PO4 का डायरेक्ट कॉन्जुगेट होता है H2PO4, ये होना चाहिए। मतलब आप देखो बोरिक एसिड का जो डायरेक्ट कॉन्जुगेट है BOH होल 4 माइनस है, तो वही कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट वही है तो एक बात तो पक्की है कि कॉन्जुगेट तो है, हाँ उसका रूप बदल गया, मतलब वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट है, साथ में एक कैटायन है जो पानी से रिएक्शन नहीं करता, मतलब ये बफर है। बच्चा मुझसे कहता है सर सवाल में लिखा है इक्विमोलर अमाउंट, मतलब अगर हमने बोरिक एसिड का 1 मोल मिलाया तो सर बोरैक्स के लिए, बोरेट आयन के लिए तो BOH होल 4 के 4 मोल चाहिए। मैंने कहा बेटा ऐसा क्यों सोच रहे हो, 1 मोल मिलाया, ऐसा सोचो ना दोनों के 4-4 मोल मिलाए, ऐसा सोचो ना दोनों के 5-5 मोल मिलाए, ऐसा सोचो ना दोनों के 10-10 मोल मिलाए। इक्विमोलर बोला है ना, 1 मोलर तो नहीं बोला है। मतलब आप दोनों के बराबर मोल लो, जब दोनों के बराबर मोल लोगे तो दोनों के बराबर मोल लेने से समझ में आता है कि ये भी बन सकता है, मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बफर बन सकता है। सवाल कह रहा है विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, सर पहला वाला बफर बन सकता है, राइट। मैं आपको बता दूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप लोग पी ब्लॉक पढ़ते हो ना, तो पी ब्लॉक में बोरैक्स की पूरी कहानी है, चिंता मत करो, मैं कुछ आउट ऑफ सिलेबस चीज नहीं बता रहा हूं, हाँ जो इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं वो यहां बता रहा हूं ताकि आप इस ऑप्शन नंबर 1 को समझ सको। क्लियर, तो जब वो वहां पढ़ोगे ना ये बहुत आसान लगता है, राइट। तो मैंने कहा अभी तक सच में यही सवाल पूछने लायक था, तो अपन ने डिस्कस किया कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 6। बच्चे मुझसे डाउट पूछ लेते हैं, जिस बच्चे ने पूछा है सबसे पहले उसको मैं कहूंगा एक्सरसाइज 1 का 127वां सवाल की क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़। जैसे ही आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हो आपको समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहा, और आप तो बायो वाले हो यार, आपको तो ढंग से पता होना चाहिए क्या होता है। एक बच्चे ने तो मुझे कहा भी कि हमें किस चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। यू ऑल आर मेडिकल एस्पिरेंट्स एंड यू मस्ट हैव टू नो दिस फैक्ट, अदरवाइज रीड प्रॉब्लम नंबर 127 ऑफ एक्सरसाइज 1, वहां आपको इसका जवाब मिल जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार से अगला सवाल आप सबके सामने है, which of the following can act both as a Bronsted acid as well as a Bronsted base, मतलब दोनों की तरह काम करें, ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह भी काम करे, ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह भी काम करे। कोई भी एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड, कोई भी स्पीसीज ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम करे, कहने का मतलब है कि उसके अंदर टेंडेंसी हो H+ को रिलीज करने की, एज वेल एज उसके अंदर टेंडेंसी हो H+ को एक्सेप्ट करने की। अगर किसी मॉलिक्यूल में दोनों टेंडेंसी है तो हम कहेंगे वो ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस है। देखो सबसे पहले बात करते हैं H2SO4 की। H2SO4 H+ तो दे सकता है पर H+ ले नहीं सकता। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा H3SO4 पॉजिटिव, ऐसा कभी नहीं होता। ये H+ ले नहीं सकता, इसके सारे ऑक्टेट सब कुछ कंप्लीट है, इसके अंदर टेंडेंसी ही नहीं H+ लेने की, मतलब ये H+ दे तो सकता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड तो है, H+ ले नहीं सकता, ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं SCO3- की, SCO3- एक H+ को रिलीज कर सकता है और रिलीज करके बनाता है कार्बोनेट आयन। H+ को रिलीज करना मतलब ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव किया।
ठीक उसी प्रकार से वो एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, और जब H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना लेगा, H2CO3, मतलब ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव कर रहा है। सवाल आपसे कह रहा है कौन ब्रोंस्टेड एसिड कौन ब्रोंस्टेड बेस है, सो वेरी वेरी सिंपल, आंसर विल बी 2। क्लियर? ऐसे ही आप ऑप्शन नंबर 3 और 4 को देख सकते हैं। अगला सवाल बच्चों आप सबके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट। जिस बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा मैं उसको पहले सजेस्ट करूंगा, उसको सजेशन दूंगा, बेटा जब भी मैं होमवर्क दूं पूरा किया करो। मैं पहले कई बार बोला हूं होमवर्क में हैंडआउट को रिवाइज करो, उस बच्चे ने रिवाइज नहीं किया होगा तभी मुझसे डाउट पूछा होगा। बेटा हैंडआउट को रिवाइज करो, बार बार बारंबार, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, याद करोगे, याद होगा कैसे नहीं। हाँ, वो पागलपन, वो जुनून जरूर चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आर सेम। आयोनाइजेशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट सेम है, कैसी बातें कर रहा है। अरे भैया, जो आयनिक कांस्टेंट होता है पानी का, वो हमने कुछ ऐसे लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ पानी। लेकिन जो आयनिक प्रोडक्ट होता है दैट इज KW, वो क्या था सर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बराबर कंसंट्रेशन H प्लस इंटू कंसंट्रेशन OH माइनस। पहला ऑप्शन कह रहा है सेम है, अरे गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बेटा मैंने हैंडआउट में साफ साफ लिखा था कि वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। फिर भी किसी बच्चे को नहीं याद तो उसको मैं याद दिला दूं, मैंने ऐसे कहा था बेटा आज तारीख 10 है, इसका जो अल्फा है 10 की पावर -9 के ऑर्डर का है। आपको अगर याद हो, जो पानी होता है उसका अल्फा बहुत बहुत कम होता है, जो पानी होता है उसका अल्फा बहुत बहुत कम होता है, इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो दूसरा भी गलत है। बच्चों तीसरा ऑप्शन में आप सब जब हैंडआउट पढ़ते हैं तो वहां आपको हमने Ki और Kw की वैल्यू बताई थी, वैल्यू देख के आप साफ समझ जाते हैं कि जो आयनिक प्रोटॉन वाटर होता है वो आयनाइजेशन से बड़ा होता है, मतलब ये भी गलत है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों, जिसमें बोला है नंबर ऑफ H प्लस, तो आप सबको याद हो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होती है वो होती है 10 की पावर -7 मोल पर लीटर, राइट। 10 की पावर -7 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 10 की पावर -7 मोल, राइट। मोल का मतलब होता है अवोगाड्रो नंबर, राइट, इनटू 6.022 10 पावर 23। चलेगा चलेगा। जब आप इसको सॉल्व करते कितना आता है, 6.02 10 पावर 23 10 पावर 16। अरे वही तो लिखा है, इसलिए आंसर विल बी 4। जिस बच्चे ने मुझसे पूछा था बेटा फिर से सॉल्व करना था, मैंने आपसे कहा था जब सवाल नहीं बने तो पहले फिर से अटेम्प्ट करो, शायद आपने नहीं किया। हैंडआउट से थ्योरी पढ़ो, शायद आपने नहीं किया। खुद को परेशान करो, शायद आपने नहीं किया। खुद को झकझोर दो, शायद आपने नहीं किया। आप सबके सामने स्क्रीन पे अगला सवाल है। ये जो सवाल है ये है ऑप्शन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39। ये क्या कह रहा है, पीकेबी फॉर साइनाइड आयन। साइनाइड आयन का पीकेबी दे रखा है, कितना दिया है 4.7, राइट। हमसे पूछा है पीएच, किसका पूछा है, NaCN सॉल्यूशन का। ध्यान से देखो, NaCN का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में केवल NaCN है, NaCN का सॉल्यूशन है, मतलब बच्चा ये तो समझ जाता है कि भैया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल है। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल है बेटा, तो आपको पहचानना ये था ये सॉल्ट किस टाइप का है। ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, बोलो हाँ या ना। जैसे ही वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट का फॉर्मूला आया, आपके मन में तुरंत फॉर्मूला आया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब पीएच बराबर 7, स्ट्रॉन्ग बेस है तो 7 से ज्यादा, 7 प्लस हाफ पीकेए प्लस हाफ लॉग सी। क्या दिक्कत है यार, आपको पीएच पता करना है, पीकेए की वैल्यू रखना है। सवाल में पीकेबी है आयन का, तो आप सभी जानते हैं पीकेए प्लस पीकेबी बराबर 14 होता है, तो यहां से पीकेए की वैल्यू होगी 14 माइनस पीकेबी दैट इज 4.7, राइट। आप सॉल्व करेंगे आपको पीके मिल जाएगा, वैल्यू पुट करो। फिर आते हैं कंसंट्रेशन पे। सर कंसंट्रेशन कहां दे रखा है, दे तो रखा 0.5 मोलर। सर कंसंट्रेशन यहाँ किसका लिखते हैं, आयन का। ये जो NaCN सॉल्ट है ये 1:1 टाइप का सॉल्ट है, मतलब इसके लिए जो कंसंट्रेशन है वही मोलैरिटी है, वही नॉर्मेलिटी है। अगर कभी सॉल्ट 1:1 टाइप का नहीं होता है तो जो भी कंसंट्रेशन गिवन होता है हम पहले उसे नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे ही वहां पुट करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करके आपके सामने जो पीएच आता है 11.5 के आसपास आता है, सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों, 40 सवाल जो है ये ओरल सवाल है, इसको सॉल्व ही नहीं करना था। कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने में लग जाते हैं और तभी उसका आंसर गलत आता है। सवाल आपसे पूछ रहा है द हाईएस्ट पीएच वैल्यू इज पॉसिबल फॉर, हाईएस्ट पीएच पूछ रहा है, सबसे ज्यादा पीएच किसके लिए होगा। हाईएस्ट पीएच कहने का मतलब है सॉल्यूशन बेसिक होगा या कम एसिडिक होगा। एसिडिक होता है तो पीएच कम होता है। हाईएस्ट पीएच मतलब पीएच की वैल्यू ज्यादा हो, मतलब सॉल्यूशन बेसिक ज्यादा हो, मतलब सॉल्यूशन एसिडिक कम हो। जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, मतलब इसका जो पीएच होगा लगभग 7 होगा।
दूसरा वाला जो ऑप्शन दिख रहा है दैट इज 0.1 मोलर NH4Cl। बच्चों ये NH4 प्लस है, Cl माइनस है। आप सभी इस सॉल्ट को पहचान गए होंगे, ये क्या है सर? ये है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप का सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब इसका जो पीएच है 7 से कम होगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है मतलब इसका जो पीएच होगा 7 से ज्यादा होगा। तो चौथा ऑप्शन है वो है वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, इसका जो पीएच है वो भी 7 के लगभग करीब होगा। मतलब आपसे पूछा है हाईएस्ट पीएच, सबसे ज्यादा पीएच किसके लिए पॉसिबल है? ओरल सवाल है सर, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। हेलो, ठीक उसी प्रकार से हैंडआउट का क्वेश्चन है 40 नंबर। अच्छा ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आप सबके सामने है, क्वेश्चन 44। हद घटिया सवाल है, कहां से आपने पूछ लिया यार? जिस बच्चे ने मुझसे पूछा है बेटा आप सवाल की लंबाई से डरते हो, ध्यान से पढ़ो सवाल कितना आसान है। हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन OH माइनस आयन पूछा है। इन द केस ऑफ सोडियम एसिटेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब अपने सामने सोडियम एसिटेट है मतलब CH3CONa है। सर CH3CONa है कि उसका सॉल्यूशन है? ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशन है, तभी आयन कंसंट्रेशन पूछ रहा है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में सोडियम एसिटेट भरा हुआ है, हमसे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन पूछा है। क्लियर? क्या ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल है? जी हाँ सर। जैसे ही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल आता है आपके मन में KH, H और H प्लस और OH माइनस का ख्याल आता है। बच्चों आप सभी जानते हैं ये जो सॉल्ट है ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। मैंने कहा था जब भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल आए सबसे पहले आपके मन में KH का ख्याल आए। बच्चों आप मुझे बताओ इसके लिए KH का फॉर्मूला क्या होगा? सर KH होता है KW अपॉन K ऑफ वीक। वीक कौन है? एसिड, मतलब KW अपॉन Ka। बच्चों हमसे पूछा क्या है? OH माइनस आयन। क्या ये सॉल्ट बेसिक होगा? बिल्कुल सही। अगर अपन बेसिक की बात करें तो इसके OH माइनस की फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ KH इंटू C। याद है क्या मैंने कहा? जैसे ओस्टवाल्ड साहब ने बताया था एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लगाएं, KH की वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, आप सबके सामने OH माइनस आएगा। KH कितना है? KW अपॉन K इंटू C का अंडर रूट। अंडर रूट अपन क्या लिख सकते हैं? हाफ। अंडर रूट को अपन क्या लिख सकते हैं? पावर हाफ। यार ये लिखने में दिक्कत आई थी, पता नहीं क्यों आपका डाउट आता है, बेहद ही आसान सवाल था। इज दिस क्लियर? आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। ये जो सवाल है एक्सरसाइज 1 का सवाल नंबर 54 है। इन द कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन, है ना, क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सैचुरेटेड है मतलब जितना घुलना था उतना मैक्सिमम घुल गया, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब सॉल्युबिलिटी की बात हो रही। लेकिन सॉल्युबिलिटी कभी आयन की नहीं होती, सॉल्युबिलिटी हमेशा सॉल्ट की होती है। ये जो सॉल्ट है सिल्वर क्रोमेट दैट इज Ag2Cr4O4, सॉल्युबिलिटी इसके लिए डिफाइन होगी, सॉल्युबिलिटी CrO4 के डिफाइन नहीं होती। आयन की सॉल्युबिलिटी नहीं होती, आयन की कंसंट्रेशन होती है जो सॉल्युबिलिटी के रूप में लिखी जाती है। मतलब जब Ag2Cr4 का डिसोसिएशन होगा बच्चों तो बनेगा 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस। यहां पर जो Ag प्लस की कंसंट्रेशन है वो 2s है, जो CrO4 2 माइनस कंसंट्रेशन है वो s है। 2s और s सिल्वर और क्रोमेट की कंसंट्रेशन है जो सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में लिखी है। ये सॉल्युबिलिटी नहीं है, सॉल्युबिलिटी तो सॉल्ट की है, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में आयन की कंसंट्रेशन को लिखा जाता है। सवाल हमसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है, हमने मनी मन में सोचा यार ये जो सॉल्युबिलिटी, ये जो कंसंट्रेशन है वही तो सॉल्युबिलिटी है। सवाल में हमें क्रोमेट आयन की मैक्सिमम कंसंट्रेशन दे रखा है, मतलब हमें सॉल्युबिलिटी दे रखा है, हमें कंसंट्रेशन मतलब सॉल्युबिलिटी दे रखा है जो कि 2 × 10⁻⁴ है। लेकिन सवाल हमसे केएसपी पूछा है, कोई बच्चा भी बता देगा इसका जो केएसपी होगा 4s³ होगा। s की वैल्यू को पुट करना है 4 × 2 का क्यूब 8 × 32, सॉल्व ही नहीं करना यार, ओरल सवाल है। 32 × 10⁻12 इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आप सबके सामने स्क्रीन पे अगला सवाल है, ये एक्सरसाइज 1 का 64 सवाल। ये जो सवाल है ये बच्चे डाउट पूछते हैं और उनके डाउट पूछने की वजह शायद ये होगी कि वो कॉमन आयन इफेक्ट को नहीं समझ पाए। बच्चों अगर आपसे कॉमन आयन इफेक्ट के सवाल नहीं बन रहे हैं तो प्लीज हैंडआउट की मदद से एक बार जरूर सॉल्ट एग्जांपल को लगाओ, इलस्ट्रेशन को लगाओ, सवालों के सॉल्यूशन से सीखो। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ PbCl2 इन वाटर इज दिस। PbCl2 की मैक्सिमम कंसंट्रेशन दे रखी है, मतलब यही PbCl2 की सॉल्युबिलिटी है। जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है वही सॉल्युबिलिटी होती है, वही S होता है,
एस हमेशा सॉल्ट के लिए डिफाइन होता है और सॉल्ट की ही बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो एस है उसकी वैल्यू 10⁻⁻2 यानी कि 0.01 है। हमने इसके एस को निकाल लिया। अब हमें पता है कि जो PbCl2 है जब उसका डिसोसिएशन होगा तो Pb2++2Cl- में होगा। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो S होगी, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 2S होगी। अगर मैं इसके KSP का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो 4S³ होगा। जब मैं सारी वैल्यू को पुट करता हूं तो 4 × 10⁻⁻ इज द KSP। ये KSP PbCl2 का होना चाहिए, ये है 298 केल्विन पर। लेकिन हमने इस पे क्या किया, NaCl मिला दिया। जैसे ही NaCl आया आप समझ गए कॉमन आयन का सवाल है, Pb2+2Cl-। जैसे हमने NaCl मिलाया बच्चों, यहां से क्या आया, Na+Cl-, राइट। ये हो जाएगा S', ये हो जाएगा 2S'। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1, पूरा का पूरा ऐड होगा तो मैं पूरे के पूरे कंसंट्रेशन को ऐड करता हूं, 2S' + 0.1, ऐसे ही S' रहेगा। अब जो KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, S' × 2S' + 0.1 का होल स्क्वायर। 2S' इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट हो जाएगा, यहां से S' की वैल्यू आ जाएगी। पता नहीं क्यों ये सवाल आपसे नहीं बना, बहुत आसान था। जिसको ऑडियो नहीं आ रही प्लीज बेटा अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करो। क्या आप सबको आवाज आ रही है? शेख अयाज अहमद, बेटा मैंने आपसे कहा था अपने सवाल पहले ही भेज दो। जिन जिन बच्चों ने मुझे मैसेज किया उनके उनके सवाल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब बाकी सारे सवाल लास्ट में होंगे, ठीक है। अभी जो सवाल यहाँ स्लाइड में है पहले इनको देख लो, फिर जब टाइम बचता है अपन उसको डिस्कस करेंगे, या क्लास के बाद आप मुझे फोन करके पूछ लेना, ठीक है। अभी जो यहाँ सवाल है पहले आप इसको देखो, पहले आपको मैसेज करके बताना था ना, ठीक है। तो अभी जो सवाल है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, लिसन केयरफुली। आप सबके सामने स्क्रीन पर अगला सवाल है। ये जो सवाल है एक्सरसाइज 1 का सवाल नंबर 65 है, ठीक है। 65 जो प्रॉब्लम है, सभी सवाल अपने आप में टाइप है यार। अगर आप सवालों को सुनो ध्यान से ना, तो जो आपके डाउट है मैं गारंटी दे रहा हूं वो भी बन जाएंगे। बट वही ना, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, उनका सवाल सवाल डाउट है 51, तो वो 51 के अलावा कुछ नहीं सुनेंगे। आई डोंट नो हाउ दे कैन बी ब्लाइंड लाइक दिस। आप देखो ना यार, सभी जगह वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट का रिपीटेशन है ना, तो आप जब सुनोगे तब तो समझोगे। अब आपका डाउट है 51, मैंने डिस्कस किया 54, मैंने डिस्कस किया 64, पर नहीं सुनोगे क्यों, क्योंकि मेरा डाउट 51 से मेरा डाउट नहीं ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। लिसन केयरफुली, अपने आप को जो आपका सवाल है शायद बन जाए, जो डाउट है आपका वो बन जाए। लिसन, 65 सवाल क्या है बच्चों, अपने पास है M2SO4, ठीक। M2SO4 का जब डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा, 2M++ सल्फेट आयन। सवाल कह रहा है M2SO4 हैज अ KSP ऑफ दिस, इसका KSP दिया है। अपने को पता है अगर हम इसका KSP लिखते तो लिखते 4S³, वो 4S³ की वैल्यू दे रखा है 1.2 × 10⁻⁵। सही बात है। सवाल हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस आयन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन पूछ रहा है आयन की। हम सब जब कभी आयन की कंसंट्रेशन लिखते हैं तो सॉल्बिलिटी के फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप 4S³ से S की वैल्यू निकाल लोगे और आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पर जो M प्लस है उसकी कंसंट्रेशन 2S है, तो जैसे ही S निकला तो क्या 2S नहीं निकल जाएगा? अरे जो 2S है वही तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस है। ये सॉल्व नहीं होगा, आराम से होगा, कुछ नहीं करना था, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, ठीक है। ठीक है क्या? इसी प्रकार से आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। ये जो अगला सवाल है इसमें आपसे पूछा है मिनिमम पीएच, मैक्सिमम पीएच नहीं पूछा है, मिनिमम पीएच पूछा है। पीएच मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम पीएच होना चाहिए मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होना चाहिए। जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ज्यादा उसका पीएच कम होगा, सही है क्या? अब इस सवाल को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो बेरिलियम है, जो मैग्नीशियम है, जो कैल्शियम है, इनका जो बेस होता है, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे वीक होते हैं, ये पता होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को पता है तो बहुत आसानी से होता है, एक एक करके सारे ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है BaCl2। BaCl2 का मतलब है, यही सॉल्व कर देता हूं मैं, का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से आया होगा। हमें हमेशा सॉल्ट का पेरेंट सोचना होता है,
वो कहां से आया है? BaCl2 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आया होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो पीएच होता है आप सभी जानते हैं 7 होता है। अगला वाला है BaNO3। BaNO3 मतलब अगेन ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और नाइट्रेट आयन क्या है? ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब इसका जो पीएच वो भी कितना होगा? 7। उसी प्रकार से जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज बैरियम हाइड्रोक्साइड। बैरियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका जो पीएच होगा वो 7 से ज्यादा होगा। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है बच्चों, थर्ड ऑप्शन में बेरिलियम है। जो बेरिलियम है वो एक वीक बेस है, जैसा मैंने यहाँ बताया, और जो Cl है वो आया होगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, ठीक है? इसका मतलब ये जो सॉल्ट बन रहा है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का बन रहा, मतलब इसका जो पीएच होगा 7 से कम होगा। सवाल आपसे पूछ रहा मिनिमम पीएच किसका होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगर सवाल आपसे पूछा होता मैक्सिमम किसका होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगर सवाल आपसे पूछा होता 7 किसका होगा? ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। क्लियर? तो एक सवाल में कई सारे कंसेप्ट डिस्कस हो जाते हैं, ध्यान से सुना करिए, राइट? एक बच्चा मुझसे कह रहा सर मोलैरिटी डिफरेंट होता तो कैलकुलेशन करना पड़ता। बिल्कुल बेटा, अगर मोलैरिटी डिफरेंट होता तो फिर सवाल में आपको के केवी भी देता, तब कहीं जाके बनता। क्योंकि यहाँ सवाल में मोलैरिटी सेम है, तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। एग्जैक्ट पीएच निकालने के लिए आपको पूरा पीएच फॉर्म लगाओगे, उसमें जो जो डाटा चाहिए सारा डाटा गिवन होना चाहिए। क्लियर? इसी प्रकार से आप सबके सामने स्क्रीन पे अगला सवाल। ये जो सवाल है सही बता रहा हूँ ओरल, मतलब देखते से आंसर आता है, फिर भी बच्चा सवाल देख के घबरा जाता है। देखना मैं कैसे करता हूं। पहले मैं आपको सवाल का कंप्लीट लॉजिक बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा करना कैसे, ठीक है? इन सवाल का लॉजिक क्या है? सवाल आपसे पूछ रहा है विच मिक्सचर ऑफ द एसिड, मतलब ये तीनों एसिड का मिक्सचर है। मतलब कहानी कुछ ऐसी है, ये अपने पास पहला कंटेनर है, ये अपने पास दूसरा कंटेनर है, ये अपने पास तीसरा सॉल्यूशन है। कंटेनर मतलब सॉल्यूशन है। पहले वाले में H2SO4 भरा है, तीसरे वाले में HNO3 भरा है, चौथे वाले में HCl4 भरा है। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। तीनों को मिला के एक नया सोल्यूशन बनाया, तो नया सोल्यूशन भी तो एसिडिक होगा ना बेटा। कॉमन सेंस का सवाल है यार। एसिड 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 एसिड, बच्चे क्या करते हैं? वो ऐसे करते हैं सर हमें इस सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर बताना है, तो हमें पता करना है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। सर जो नॉर्मेलिटी के बराबर होगा, तो बच्चे करते हैं N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा करते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट अप्रोच, दिस इज द करेक्ट अप्रोच। सबका वॉल्यूम 1 लीटर मान लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं बोला, तो जो मानना है सबका सेम मान लो भाई, सबका इक्वल मान लो, आसान पड़ेगा। वो ऐसा करते हैं, ये है इसका एग्जैक्ट मेथड, ये है इसका प्रॉपर मेथड, लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या सोचना है, सुनना ध्यान से बच्चों। एक बात तो आप समझते हो ना, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, मान लो मेरे पास एक ये एसिड है, इसमें एसिड के 1 मोल है 1 लीटर में। मान लो मेरे पास एक दूसरा सॉल्यूशन है एसिड का, सेम एसिड है, तीनों में सेम ही एसिड है ना, सेम एसिड है, लेकिन यहाँ पे एसिड के 10 मोल है 1 लीटर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं पहला वाला सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा कि दूसरा वाला सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं पहला वाला ज्यादा एसिडिक होगा कि दूसरा वाला ज्यादा एसिडिक होगा? सभी बच्चे कहते हैं सर दूसरे वाले में ज्यादा मोल है तो ज्यादा H प्लस होगा, तो सर ज्यादा एसिडिक होगा, पीएच कम होगा। ज्यादा एसिडिक होगा तो पीएच कम होगा। मेरा सवाल पहला, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? सर दूसरा वाला। मेरा सवाल दूसरा, किसका पीएच सबसे ज्यादा होगा? किसका पीएच सबसे ज्यादा होगा इन दोनों में? किसका पीएच ज्यादा होगा? सर पहले का। मतलब आप मानते हैं, आप मानते हैं, आप फैक्ट जानते हैं, जहां एसिड का मोल ज्यादा होगा वहां पीएच कम होगा। ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, एसिड से आता क्या है? H प्लस, और H प्लस का कंसंट्रेशन क्या? ग्राम इक्विवेलेंट। जहां H प्लस का ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा वहां पीएच कम। हेलो, और हम ये भी कह सकते हैं जहां ग्राम इक्विवेलेंट कम वहां पीएच ज्यादा। बोलो हाँ या ना? इसका जो करने का एक्चुअल तरीका होता है वो ये होता है कि आप इन तीनों ऑप्शंस में, इन तीनों एसिड में ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। क्या निकालो? ग्राम इक्विवेलेंट। आप सबको पता है जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है उसका फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, सवाल में दे रखा है मोलैरिटी, मोलैरिटी को पहले कन्वर्ट करो नॉर्मेलिटी में, तो 1/10 नॉर्मल का मतलब है इसकी जो मोलैरिटी होगी कितनी होगी? 1/10 इंटू 2, मतलब 1/5। अरे यार, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है ना, तो एन फैक्टर कितना? 2, तो ये होगा 1/5, 1/10, 1/10, 1/10। अब क्या करो, तीनों के ग्राम के निकाल के जोड़ो। एक बच्चा क्या कहता है, सर इतनी मेहनत काहे को करना? अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, सुनना।
पर शॉर्ट ट्रिक लगता तभी है जब ये सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में है। शॉर्ट ट्रिक ये है सर, हमें पता है कि इस सवाल में अपने को सबसे कम ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। मैंने कहा सही बात है सर, हाईएस्ट पीएच चाहिए ना, तो हाईएस्ट पीएच के लिए ग्राम इक्विवेलेंट सबसे कम चाहिए। सर जहां जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो होता क्या है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। सर जहां कंसंट्रेशन कम होगी वहां ग्राम इक्विवेलेंट भी कम होगा। मैंने कहा सही बात है। सर अगर ध्यान से देखें तो इन सभी ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है 1/10, 1/20, 1/10, 1/20, 1/10, 1/20, 20-10, 20-10, 20-10 ऐसे चल रहा है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है इसमें है 1/40। सर 1/40 तो बहुत कम होगा। मैंने कहा सही बात है। सर जब ये कम होगा तो ग्राम इक्विवेलेंट कम होगा। मैंने सही बात है। मतलब सर जो थर्ड ऑप्शन है इसी में ग्राम इक्विवेलेंट सबसे कम होगा, और जब ग्राम इक्विवेलेंट सबसे कम होगा तो उसका पीएच सबसे ज्यादा होगा। बच्चा बिना सॉल्व किए समझ जाता है आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि उसमें ग्राम इक्विवेलेंट सबसे कम होगा, उसमें मोल सबसे कम होंगे, कंसंट्रेशन सबसे कम है, इक्वल वॉल्यूम लेने पर मोल कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, पीएच ज्यादा होगा। उसी प्रकार से आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। अब ये जो सवाल है 109, वेरी वेरी सिंपल। एक चीज आप समझ लो, फॉर्मिक एसिड है और सोडियम फॉर्मेट है बच्चों। फॉर्मिक एसिड का मतलब है HCOH जो कि वीक एसिड है, साथ में है सोडियम फॉर्मेट यानी कि HCNA। ये जो सॉल्यूशन है ये बफर है। बफर कहना पर्याप्त नहीं, ये एसिडिक बफर है। जैसे हमें पता चला एसिडिक बफर है, वैसे हमने तुरंत पीएच का फॉर्मूला लगाया, pH इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। मैंने कहा था बच्चों ये जो फॉर्मूला है कंसंट्रेशन के अलावा मोल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। जब कभी वॉल्यूम एस्टिमेशन का सवाल आए, जब कभी वॉल्यूम एस्टिमेशन का सवाल आए तो कोशिश करो हमारा जो पीएच का फॉर्मूला है उसे मोल के फॉर्म में लिखो, फायदा क्या है दिख जाएगा। जब कभी वॉल्यूम एस्टिमेशन का सवाल आए, हमारा जो पीएच का फॉर्मूला है बफर का उसे मोल के फॉर्म में लिखो, मतलब उसे ऐसे लिखो पीएच बराबर पीके प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, अब मोल लिख लो, मोल ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन मोल ऑफ वीक एसिड। आप सभी जानते हैं m बराबर n/v होता है, तो n का मतलब m इंटू वी होता है। मतलब पहले वाले सोल्यूशन का मोल, फॉर्मिक एसिड का मोल वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, फॉर्मेट का मोल वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी। हमें वॉल्यूम पता करना है। पीएच दे रखा कितना 4 है, पीके दे रखा कितना 3.8 है, प्लस लॉग मोल लिख रहे हैं अपन, कितना है उसका कंसंट्रेशन 0.1 इंटू वॉल्यूम पता करना है। दूसरे वाले का कितना है बच्चों 0.05 इंटू वॉल्यूम दे रखा है 50। क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करते हो 4 माइनस 3.8, 4 माइनस 3.8 ये कितना आता है 0.2। 0.2 बराबर लॉग 0.1 इंटू वी अपॉन 0.05 इंटू 50। कुछ बच्चे इसे बड़ा कॉम्प्लेक्स करके सॉल्व करते हैं, मैं चाहता हूं आप इसे ऐसे सोचो, कैसे लॉग, इस पूरे नंबर का लॉग लिया होगा तो 0.2 आया होगा, इस पूरे नंबर का लॉग लिया होगा तो 0.2 आया होगा। सोचो किसका लॉग 0.2 होता है, इस पूरे नंबर का लॉग लिया होगा तो 0.2 आया होगा। सोचो किसका लॉग 0.2 होता है, आप सबको पता है log 1 0 होता है, आप सबको पता है log 2 0.3 होता है। मतलब एक बात तो पक्की है, जो भी नंबर रहा होगा वो 2 से छोटा होगा। अरे 2 से छोटा ही तो 0.3 होगा। कुछ बच्चे कह देते हैं 1.7, कुछ कहते हैं 1.6, कुछ कहते हैं 1.8। जो भी आपके मन में आए वो रख के सॉल्व करो। जैसे हम समझ गए कि ये जो नंबर है, ये जो पूरा नंबर है ये 1.6 रहा होगा, तभी तो लॉग लेने पे 0.2 मिला होगा। मतलब 0.1 इंटू वी अपॉन 0.05 इंटू 50 बराबर 1.6। जब आप इसको सॉल्व करते हो बच्चों तो वॉल्यूम आता है लगभग 40 ml, लगभग आएगा क्योंकि आप कैलकुलेशन लगभग कर रहे हो, तो सबसे करीब आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगर यही आपके नीट का सवाल होता ना तो चारों ऑप्शन में बहुत डिफरेंस होता।
मतलब आप 1.6 लेके चलो, आप 1.7 लेके चलो, 1.8 लेके चलो, आप तब भी अप्रॉक्स आंसर बता देते हैं, जो सबसे करीब होगा वही होगा। ठीक है, तो ये जो आपने सॉल्व किया, इस प्रकार से अप्रॉक्स लेके सॉल्व करते हैं। आयोनिक में हमारा कैलकुलेशन ही अप्रॉक्स चलता है बहुत सारे सवालों में। इज दिस क्लियर? इस प्रकार से ये था सवाल नंबर 109। क्लियर? एक बच्चा कह रहे सर 1.9 ले ले, तो अर्जुन सानी थोड़ा सा तो अप्रॉक्सीमेशन लगाओ यार। मतलब आप खुद लॉजिक लगाओ कि log टू 0.3 होता है, तो 0.2 किसका होगा? जस्ट 2 से थोड़ा छोटा, मतलब 0 से लेके थोड़ा सा तो लॉजिक लगाओ। ठीक है, बिल्कुल लिखिए, एक बार करके देखो, आप करके देखो, जो मन में आए करके देखिए, समझ में आएगा सही है कि गलत है, करके देखो। 117 आप सबके सामने अगला सवाल है, ये भी बिल्कुल उसी तर्ज पे है जैसा हमने अभी किया। इसमें बच्चों अपने को के दे रखा है, ठीक है, HCl का हमें के दे रखा है, के की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -10, राइट? For maintaining a constant pH of 9, the volume of 5 molar KCl solution required to be added to 10 ml of 2 molar HCl। मतलब सवाल कुछ ऐसा है कि अपने पास HCl है, KCl है, आप सब समझ गए, ये एक बफर सॉल्यूशन है। बफर है ये कहना पर्याप्त नहीं, एसिडिक बफर है। जैसे ही एसिडिक बफर बोला, आप सबके मन में फॉर्मूला आया। बोलो एसिडिक बफर का फॉर्मूला पीएच का क्या? बोलो बच्चों, एसिडिक बफर का पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, पीएच बराबर pKa प्लस लॉग ऑफ मोल ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन मोल ऑफ वीक एसिड लिख दे, चलेगा? जब भी वॉल्यूम का सवाल आए मोल लेके चलो, फिर से वही काम है जैसा आपने किया, सॉल्व करोगे। यहां से आपसे पूछा वॉल्यूम है, जैसा पहले वाला सवाल बताया एग्जैक्टली वैसा है, इसे सॉल्व करना आंसर आएगा। ठीक है, मोल लेके चलो। इसी प्रकार से आप सबके सामने स्क्रीन पे है 133 सवाल। ये सवाल बढ़िया है, ट्रिकी सवाल है। आप सबके सामने स्क्रीन पे है 133, एक बार देखो जरा, जिससे बन गया है वो उसका आंसर याद कर ले, जिससे नहीं बना है देखेंगे, अटेम्प्ट करना जरा। अब ये जो 130 सवाल है, ये समझ में आ गया हमारे पास एक वीक बेस है, ठीक है, और वीक बेस का सॉल्ट है कॉन्जुगेट का, ठीक है। समझ में आ गया कि साहब ये बफर है। वीक बेस कौन है? NH4OH है। सॉल्ट कौन है? NH4Cl है, राइट? समझ में आ गया ये बफर है, बफर कहना पर्याप्त नहीं, ये बेसिक बफर है। क्लियर? अब ये कह रहा है कि अगर इसी सॉल्यूशन में हमने 1 ml ऑफ 0.001 मोलर HCl, बेटा अपने सामने एक बफर है, बफर सॉल्यूशन में आपने 1 ml थोड़ा सा अमाउंट होता है कि बड़ा अमाउंट होता है? सर बहुत थोड़ा है। एक तो 1 ml है, उसमें भी कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर, मतलब नाम मात्र का HCl होगा उसके अंदर। मानते हो बात को? आप सभी जानते हैं बफर सॉल्यूशन में अगर थोड़ा सा एसिड, सुनो, थोड़ा सा एसिड मिला दिया जाए, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, या डाइल्यूशन कर दिया जाए, तो जो पीएच होता है वो चेंज नहीं होता है, पीएच लगभग रिमेन्स अनचेंज रहता है, लगभग लगभग रिमेन्स अनचेंज रहता है, अगर थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस मिला दिया जाए। क्लियर? तो मैंने सोचा यार, जितना पहले OH माइनस रहा होगा उतना ही तो बाद में रहेगा। What will be the OH माइनस? चलो पहले वाला OH माइनस निकाल लेते हैं। अब ये बफर है, बफर में आप लोगों को कौन सा बफर है? बेसिक बफर है। बेसिक बफर में आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा पीओएच का, बोलो क्या होता है? पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस। लेकिन सवाल हमसे पीओएच नहीं, हमसे क्या पूछ रहा है? OH माइनस कंसंट्रेशन। तो कुछ बच्चों को ये याद होता है, कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला भी याद होता है, नहीं याद है तो आप सब भी याद कर लो। जब इसका OH माइनस लिखेंगे तो वीक बेस ऊपर आ जाएगा, कॉन्जुगेट नीचे आ जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू Kb इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस या मोल ऑफ वीक बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन। दोनों इक्वल है तो कैंसिल होगा, मतलब पहले इनिशियली, राइट, इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस Kb के बराबर होगा, और Kb कितना है? 2 इंटू 10⁻⁵। तो पहले अगर इतना रहा होगा तो थोड़ा सा एसिड मिलाने पर भी तो इतना रहा होगा, नाम मात्र का चेंज आएगा, और नाम मात्र का चेंज मतलब थोड़ा सा
चेंज ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए अपन कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, बिल्कुल सही। तो बस इसमें यही समझना था, ये बफर है और बफर कहते ही खेल खत्म हो जाता है। बच्चों, क्या आप सभी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या आप सभी मेरे साथ सवाल सॉल्व कर रहे हैं? डिस्कशन का मजा आता है, हमने जो पढ़ा है वो सीखा जाता है। प्लीज मेरे साथ सवाल सॉल्व करते चले। ऐसा नहीं कि आप वहां देख रहे हो, यार सवालों से तो सीखते हैं, सीखते तो हम सवालों से ही हैं। ये जो सवाल आप सबके सामने है बच्चों, 137, सबका ध्यान चाहिए। एक बार देखो आप सब लोग जरा, देखो बन जाएगा क्या? जिस बच्चे से बन गया वो उसके कंसेप्ट को रिवाइज कर लेगा, जिससे नहीं बना कोशिश करो मन में अप्रोच बनाओ। क्या करेंगे? मन में बनाओ। क्या करेंगे? आपसे पूछा क्या है? हिमांशु, आप रिफ्रेश करें एक बार, अगर वीडियो ढंग से नहीं चल रही है तो रिफ्रेश करो। बताता हूं हर्षित, मैं लास्ट बताता हूं आपको। हर्षित कुमार लास्ट बताता हूं। हर्ष, हिमांशु मित्तल, आप अपने इंटरनेट को रिफ्रेश करें। देखो कितना आसान है, बफर है, समझ गए। अब बच्चा सीसी में कंफ्यूज होता है। बेटा सीसी का मतलब एमएल होता है भाई, सेंटीमीटर क्यूब है मतलब एमएल है। कुछ नहीं करना है, बफर है, एक वीक बेस है, NH3 एक वीक बेस है, और साथ में उसका सॉल्ट NH4Cl है। ये उसका सॉल्ट है, बोलो हाँ या ना। फॉर्मूला लगाओ POH का, POH बराबर PKB प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस। वैल्यू पुट करो। मैंने कहा जब कभी वॉल्यूम अलग अलग हो या जब कभी वॉल्यूम बोला हो तो आप यहाँ कंसंट्रेशन नहीं मोल वाला फॉर्मूला लगाओ। मतलब ये नहीं, ये लगाओ, POH बराबर PKB प्लस लॉग ऑफ मोल ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन मोल ऑफ वीक बेस। हम सभी जानते हैं मोल क्या होता है, M into V। तो लिख दो, ऊपर ml में है तो नीचे भी ml में है। यूनिट में कन्वर्जन करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। जब आप सॉल्व करते हैं POH और PKB को सॉल्व करते हैं, PKB तो सॉल्व कर लोगे ना यार, PKB कितना होगा सर, माइनस लॉग ऑफ 1.8 इन 10⁻⁵। बड़ा फेमस नंबर है, अपने को तो याद है 4.74, ये आपको याद होना चाहिए। कितना आएगा 4.74 प्लस लॉग ऑफ, अब आ जाओ मोल ऑफ कॉन्जुगेट आयन मतलब NH4 प्लस, कितना हो जाएगा बच्चों 500 इंटू 0.5 अपॉन 300 इंटू 0.3। सॉल्व करेंगे तो यहां से POH आएगा, लेकिन सवाल आपसे POH नहीं पूछा है, सवाल आपसे pH पूछा है। तो pH के लिए क्या करोगे, 14 माइनस POH। जब अपन सॉल्व करते हैं तो आंसर 8.81 के आसपास आता है। ठीक है, ये जो सवाल था इसमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, किसी बच्चे को कंसेप्ट डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। हाँ वो देख लेना 8 पॉइंट कितना आ रहा है, राइट। तो ये जो सवाल था आप सबके सामने। यशीर ऐसा क्यों हर बार मोल लेके नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, कर सकते हो, आपको करने का मन है तो कर लो, मोल लेके करो भाई। कंसंट्रेशन जब वॉल्यूम सेम है तो कंसंट्रेशन रखो, मोल लिखने का मन है तो मोल लेके चलो, हर बार मोल लेके चलो आप, चलो ठीक है। वॉल्यूम सेम रहे तो वही कंसंट्रेशन होगा, वही मोल होगा, नहीं है तो फिर लिखना है। ठीक है, पर इसमें तो वॉल्यूम नहीं निकालना था। हाँ अमित, इसमें वॉल्यूम नहीं निकालना था, पर इस बार दोनों का वॉल्यूम अलग है ना। सवाल को समझो, जब मैं आपको बफर पढ़ा रहा था मैंने आपसे ऐसे सवाल पूछा था, देखो जरा याद होगा आपको, ऐसे पूछा था बेटा एक कंटेनर है, इसमें एसिटिक एसिड है और इसमें एसिटेट आयन है, बोलो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा कि अलग अलग होगा? आपने कहा सर कंटेनर में है, दोनों का वॉल्यूम सेम ही होगा ना। इस बार दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है बेटा, दोनों का वॉल्यूम अलग है, और रूल होता है हमें आयन का कंसंट्रेशन लिखना होता है, तो इसलिए हम वहां पे ऐसा लिख रहे हैं। सवाल देखो, दोनों का वॉल्यूम अलग है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मतलब आप ऐसा रूल बना लो कि चाहे वॉल्यूम अलग हो या हमसे वॉल्यूम पूछे तो ऐसे करना है। 130, सही बताऊं ये जो सवाल है ये दूसरा सवाल है जिसे मैं कॉमन डाउट कैटेगरी में रखता हूं। पहला सवाल वो बोरैक्स वाला और दूसरा ही, मतलब मैं होता कभी तक दो ही सवाल डिस्कस करता, बाकी सवाल आपसे कहता फिर से ट्राई करो। ठीक है, मतलब अगर मैंने कॉमन डाउट के सवाल सेलेक्ट किए होते तो अभी तक दो ही सवाल आए होते। अब ये सवाल है बहुत बढ़िया सवाल। बच्चे मैं आपसे कहता हूं, जब भी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का सवाल आए, जब भी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का सवाल आए, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन कराएं। जब तक सॉल्यूशन को पहचानोगे नहीं तब तक सवाल नहीं कर पाओगे। बेटा यहां पे दो सिचुएशन है ना, तो सबसे पहली सिचुएशन की बात कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ CH3COONA प्लस 1 मोल ऑफ HCl, रिएक्शन होगी क्या, माइनस प्लस प्लस माइनस करा देते हैं, तो क्या बनेगा CH3COH प्लस NaCl। इसके 1 मोल है, 1 मोल है, कंप्लीट रिएक्शन होगी
तो t इक्वल टू किसी टाइम पे 0 0 होगा, इसके 1 होंगे, इसके 1 होंगे। अब सोचो सॉल्यूशन के अंदर कौन है सर? अब सॉल्यूशन के अंदर एक वीक एसिड और सॉल्ट है। सॉल्ट के होने नहीं होने से बात बराबर है। सॉल्ट से तो पीएच में कोई चेंज नहीं आता है। मतलब अब जो सॉल्यूशन है जो इन दोनों को मिलाने से बना है, उसमें जो ये एसिटिक एसिड है उसी से पीएच का डिसीजन होगा। एसिटिक एसिड क्या एक वीक एसिड है? जी हाँ। तो इसका जो पीएच होगा, इसका जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ होगा, क्या अंडर रूट के इंटू सी होगा? जी हाँ। इसका जो पीएच होगा दैट इज माइनस लॉग ऑफ H+। इसका जो पीएच होगा दैट इज माइनस लॉग ऑफ H+, क्या वो माइनस हाफ लॉग के इंटू सी होगा। सवाल में कितना मोल है? 1, तो सी कितना हुआ? 1। मतलब मैं लिख सकता हूं माइनस हाफ लॉग के। चलेगा? चलेगा। ये पहला सॉल्यूशन था जिसका हमने पीके पीएच निकाला। अब आते हैं दूसरे सॉल्यूशन में। जब भी कभी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का सवाल आएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानना जाएगा। अगर किसी बच्चे ने लॉजिक सीख लिया, उससे हर सवाल बन जाएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानो। दूसरे सवाल में बच्चों क्या कह रहा है? वो है CH3CONA प्लस एसिटिक एसिड दैट इज CH3COH। क्या अब रिएक्शन होगी? सर अब क्या करोगे? CH3COH वही तो बन जाएगा, रिएक्शन नहीं होगी। इसके भी एक मोल, इसके भी एक मोल। क्या अब ये सॉल्यूशन आपके सामने बफर है? बफर है। बफर का क्या अपने को पीएच निकालना आता है? आता है। पीएच बराबर pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होता है। बोलो हाँ या ना? क्या दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है? हाँ। क्या दोनों कैंसिल होकर 1 होगा? हाँ। क्या log 1 0 होता है? हाँ। क्या pH बराबर pK होगा? हाँ। क्या pKa का मतलब माइनस log K होता है? हाँ। इसका pH कितना है? माइनस log K। इसका pH कितना है? माइनस हाफ log K। इसे बोल दो 1, इसे बोल दो 2। अरे बोलो बच्चों, pH1 अपॉन pH2 कितना? सर माइनस माइनस कैंसिल, के log log कैंसिल, K कैंसिल, हाफ बचेगा सर, हाफ इज द आंसर। जब भी कभी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का सवाल आएगा, सबसे पहले नया सॉल्यूशन पहचाना जाएगा। फर्स्ट आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। वो कर लिया तो सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। ये जो सवाल है 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। देखो कितना बढ़िया सवाल है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आप सबका ध्यान चाहिए। 10 ml of a solution contains 0.1 molar NH4Cl and 0.01 molar NH4OH। मतलब ये एक सॉल्यूशन है, थोड़ा सा फील करना, ठीक है? ये एक सॉल्यूशन है, इसका जो वॉल्यूम है वो 10 ml है। पूरा सॉल्यूशन ही 10 ml है, मतलब थोड़ा सा है। और इसी 10 ml में एक वीक बेस है और उसका सॉल्ट है। जो वीक बेस है वो है NH4OH और जो सॉल्ट है वो है NH4Cl। क्या ये दोनों बफर हैं? सर बफर नहीं, बेसिक बफर है। ये दोनों बफर हैं। हम सभी जानते हैं जो बफर होता है उसमें अगर थोड़ा सा एसिड, थोड़ा सा बेस और अगर डाइल्यूशन कर दिया जाए तो पीएच कांस्टेंट रहता है, पीएच में चेंज नहीं होता। बच्चों 10 ml के लिए 5 ml, 10 ml के लिए 5 ml थोड़ा है कि ज्यादा है? 10 ml की तुलना में 5 ml को नेगलेक्ट करें कि नहीं करें, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 10 ml की तुलना में 5 ml को नेगलेक्ट करें कि नहीं करें, मैं आपसे पूछ रहा हूं। सर नहीं कर सकते। 5 ml को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। 5 ml को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। 10 ml को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब 10 ml में 5 ml बनाओगे, थोड़ा बहुत पीएच में चेंज आएगा, आएगा। लेकिन अगर डाइल्यूशन करोगे, अगर पानी मिलाओगे तो पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। Which addition would not change the pH of the solution? Hence answer will be 1 because addition of water or dilution will not change the pH of buffer solution. Will not change the pH of buffer solution. Clear? तो हमने सेकंड थर्ड ऑप्शन तो पढ़ा ही नहीं क्योंकि वहां पे अमाउंट ज्यादा है। लॉजिक क्या है? बात की बात है। अमाउंट देखा तो हमने कहा भैया पीएच बदल सकता है, सकता है। तो लेकिन एक बात तो पक्की है, जो फर्स्ट ऑप्शन उसमें बदलेगा नहीं। जी हाँ सौरभ, अगर 10 होता तब भी नहीं होता बेटा, डाइल्यूशन से चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये हुआ अपने सामने प्रॉब्लम नंबर 141। इसी के साथ स्क्रीन पे अगला सवाल है। ये जो सवाल है ये भी कॉमन डिस्कशन का सवाल, मतलब 3 सवाल ऐसे होने चाहिए थे अभी तक जो कॉमन डाउट में आते। एक है आप सबके सामने सवाल नंबर 141। ये जो सवाल है इसमें कह रहा है एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन NaOH से हुआ। बच्चा इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाता और उसी वजह से डाउट आता है।
इमेजिन करो हमारे सामने ये एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क में एसिटिक एसिड यानी कि CH3COH है और ऊपर से ब्यूरेट के माध्यम से NaOH आ रहा है, राइट। NaOH ऊपर से आ रहा है, एसिटिक एसिड यहां अमाउंट भरा हुआ है, एसिटिक एसिड का अमाउंट है, NaOH ऊपर से आ रहा है। मजे की बात है दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल, दोनों की नॉर्मेलिटी 1/10 है, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल। सवाल कहता है जब 25%, 50% और 75% टाइट्रेशन होगा तो पीएच बताओ। तो आपको एक एक केस लेना होगा। मैं केस 1 लेके समझा देता हूं। जब 25% हो, 25% टाइट्रेशन का फील करो ना यार। 25% टाइट्रेशन का फील ये है कि एसिटिक एसिड जितना था उसका 25% रिएक्शन में चला गया। सर एसिटिक एसिड जितना था उसका 25% रिएक्शन में चला गया। सर NaOH कितना था बेटा? NaOH तो हम ऊपर से ड्रॉप ड्रॉप करके मिला रहे हैं ना। तो एक ड्रॉप आया कुछ रिएक्शन किया, दो ड्रॉप आया कुछ किया, तो समझो 25% रिएक्शन करने के लिए जितने NaOH को चाहिए थे उस सारे के सारे रिएक्शन कर गए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि NaOH यहाँ पे Lr के जैसा है। NaOH कभी ज्यादा नहीं है, NaOH उतना ही रिएक्शन कर रहा जितना एसिटिक एसिड का खत्म हो रहा। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है बच्चों, CH3COH प्लस NaOH रिएक्शन होगी तो बनेगा CH3CONa प्लस H2O, CH3CONa प्लस H2O। सिचुएशन कुछ ऐसी है बच्चों, T = 0 पे अगर इसके 1 मोल थे तो किसी टाइम T पे इसके 25% खत्म हो गए, यानी 0.25 खत्म हो गए। 0.25 एसिटिक एसिड के खत्म हुए तो NaOH के भी 0.25 ही खत्म हुए। NaOH के पूरे अमाउंट यूज हो गए। ये 1 था, 0.25 खत्म हो गया क्योंकि सवाल कह रहा है 25% टाइट्रेशन हुआ। ये 25% गया तो वो भी 25% गया, तो ये भी 25% बना, यानी 0.25 बना। यानी अब जो सॉल्यूशन है उसमें एसिटिक एसिड 0.75 है और सोडियम एसिड 0.25 है। बच्चों क्या ये सॉल्यूशन बफर नहीं बना? बना। क्या ये एसिडिक बफर नहीं बना? बना। क्या पीएच का फॉर्मूला pH = pKa प्लस log ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड से नहीं आएगा, बस वैल्यू पुट करो pH आएगा। तो फर्स्ट पार्ट ऐसे आएगा। फिर ऐसे ही सेकंड पार्ट में आओ। सेकंड पार्ट में कह रहा है 50% टाइट्रेशन, मतलब 50% रिएक्शन कर गया। तो बच्चों अपने पास है CH3COH प्लस NaOH, रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? CH3CONa प्लस H2O। 1 था, 1 का 50% मानी कि 0.5, कितना बनेगा? 0.5। कितना बचेगा? 0.5। कितना बचेगा? 0.5। मतलब जब 50% टाइट्रेशन होगा तो सॉल्ट भी 50% होगा और एसिड भी 50% होगा। मतलब दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होगा, मतलब कैंसिल होगा, मतलब pH pK के बराबर होगा और K की वैल्यू 10⁻5 है, मतलब pK 5 होगा। यार मुझे ये नहीं समझ में आता, जब मैं बोलता रहता हूं तो वहां कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर एक बार रिफ्रेश कर लो प्लीज, NaOH भी तो रह जाएगा। बेटा अगर एक साथ कई सारी प्रॉब्लम होती हर्षित तो सब लोग मैसेज करते ना। आप लिखने में जब दिमाग लगाते हो तो सुनते नहीं हो। सौरभ पूरी बात को तो सुना करो ना। NaOH भी रह जाएगा, NaOH भी तो रह जाएगा। कहां से रह जाएगा? NaOH ऊपर से आ रहा, तो ऊपर से ड्रॉप ड्रॉप करके आ रहा, तो जितनी रिएक्शन हुई उतना ना आया होगा। ऐसा थोड़ी आपने बकेट भर के NaOH मिला दिया फिर टाइट्रेशन हो रहा है। टाइट्रेशन का लॉजिक होता है वो ड्रॉप ड्रॉप करके आ रहा है। मैंने कहा ना शुरू में, तो जब वो ड्रॉप ड्रॉप करके आ रहा है बेटा, इसका मतलब जितनी रिएक्शन हुई उतना ही तो आया। 25%। इमेजिन करो, ऐसे सोचो, NaOH ऊपर से 0.25 आया तो एसिटिक एसिड कितना खत्म होगा? सर 0.25। इमेजिन करो NaOH ऊपर से 0.5 आया तो एसिटिक एसिड कितना खत्म? 0.5। अपन उल्टा बोल रहे हैं। 50% टाइट्रेशन हुआ मतलब 0.5 खत्म हो गया, यानी कि मतलब 0.5 आया। ठीक है। अब ये सोचो कि जो दूसरी सिचुएशन है उसमें एसिड और सॉल्ट दोनों इक्वल हैं। एसिड और सॉल्ट दोनों इक्वल हैं, मतलब फिर से फॉर्मूला वही लगाओ, pH = pK प्लस log मोल ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन मोल ऑफ एसिड। दोनों इक्वल होंगे, कैंसिल होंगे, pH pK होगा। एक बात तो समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर 4 में 50% का pH 4 बोला है, होने से रहा। ऑप्शन नंबर 2 में pH 4 बोला है, होने से रहा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो नहीं होगा, 1 और 3 देखना था। ऐसे 75 कर लो, कोई भी एक निकाल लो, आ जाएगा वाला कर लो, उसी से आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहां ये जो सवाल था
बच्चे को समझना होता है कि टाइट्रेशन का मतलब क्या है। नंबर वन, बेस ऊपर से आ रहा है तो ड्रॉप ड्रॉप करके आ रहा, वो एलआर की तरह है, वो लिमिटिंग एयर तरह है, वो एक्सेस में नहीं है, तो एसिड 25% यानी 0.25, एसिड 50 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ ऐसा था सवाल। आई होप क्लियर है। इसे भी हम कॉमन डाउट की कैटेगरी में रखते हैं। बच्चे सवाल के लेंथ से घबरा जाते हैं, सवाल को नहीं समझ पाते हैं। बच्चों, इसी के साथ आप सबके सामने स्क्रीन पे 163 सवाल, ये भी बहुत कॉमन डाउट में है। पता नहीं इसमें कैसे डाउट आता है, एक बात सुनना मेरे साथ। हमने रिएक्शन लिख ली HCl प्लस HF, राइट बच्चों, इससे बन रहा है H2 प्लस Cl प्लस F माइनस। सुनो ना यार, मुझे नहीं पता कौन H प्लस दे रहा है, पर रिएक्शन को एक बार देखो तो सही। F माइनस बना है, पक्की बात है H प्लस HF से आया है। मुझे नहीं पता कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक है, पर मुझे रिएक्शन देख के पता चल गया सर HF तो एसिड है, HCl बेस है, ये तो पता चल गया। अब सवाल आता है स्ट्रेंथ पता करने का। स्ट्रेंथ कैसे पता करें? कौन एसिड है कौन बेस है ये तो पता कर लिया, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है अब ये पता करना है। एसिड जब एसिड के साथ होता है तो कभी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं हो सकता। एक एसिड का काम होता है H प्लस देने का, जब दूसरे एसिड के साथ होता है तो वो H प्लस देना फिजिबल नहीं होता, बिना वजह के कुछ नहीं होता। एसिड H प्लस इसलिए देता है क्योंकि कोई लेता है। एसिड उतना जल्दी H प्लस देगा जितना जल्दी कोई लेगा। एसिड अगर किसी एसिड के साथ है तो H प्लस लेने वाला कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है या बहुत वीक ड्राइविंग फोर्स है। जब ड्राइविंग फोर्स कमजोर है, जब वजह कमजोर है, तो वो प्रोसेस भी स्ट्रांग नहीं होता। किसी बच्चे का डॉक्टर बनने का स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है, ड्राइविंग फोर्स बहुत सॉलिड है, सारे पहाड़ उखाड़ लेगा, सारे की सारी समस्याओं को क्रॉस कर लेगा। लेकिन जब ड्राइविंग फोर्स ही कमजोर है तो प्रोसेस फिजिबल नहीं होती। मतलब एसिड जब एसिड के साथ होता है तो एसिड किसी दूसरे एसिड के साथ स्ट्रांग एसिड हो ही नहीं सकता, H प्लस देने टेंडेंसी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। मतलब एक बात तो पक्की है, रिएक्शन देख के हम समझ गए HF एसिड है, HCl बेस है। सवाल स्ट्रॉन्ग और वीक का है, सर पक्की बात है दोनों एसिड है तो स्ट्रॉन्ग तो हो ही नहीं सकते, वीक होंगे। मतलब अगर HF वीक एसिड है तो बगल वाला भी उसके बराबर का मुकाबला देगा तो वीक होगा। अब आते हैं कॉन्जुगेट में। बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा, वीक है तो स्ट्रॉन्ग होगा। एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, वीक है तो स्ट्रॉन्ग होगा। सवाल हमसे पूछ रहा है HCl बिहेव कैसे होगा। HCl का बिहेवियर पूछा है ना, आप सब देख सकते हैं HCl क्या है, वीक बेस। आंसर विल बी फोर्थ, वीक बेस। क्लियर? तो इस सवाल में बस यही समझना था कि आखिर उसका नेचर कैसा होगा। राइट, आदित्य कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में कर सकते हैं, आदित्य कर सकते हैं, राइट बेटा? ठीक है। नवदीप सिहा कहां पे डाउट है बेटा, क्या रिपीट करूं? नवदीप क्या रिपीट करूं? सर ये केस में प्रोडक्ट साइड से चेक करना चाहिए। क्यों क्यों प्रोडक्ट साइड चेक करना चाहिए? आपको अगर उधर याद है ठीक है, हमें इधर से आसान लगा, इधर से कर लिया। आपको F माइनस के बारे में पता है तो अच्छी बात। सर वीक एसिड क्यों, HF वीक एसिड क्यों? बेटा क्योंकि HF H प्लस नहीं देना चाहेगा दूसरे एसिड के प्रेजेंस में। दूसरे एसिड के प्रेजेंस में एक एसिड कमजोर हो जाता है। सर HCl का नेचर समझ में नहीं आया बेटा, HCl H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा। सर कैसे पता चला एक्सेप्ट कर रहा? क्योंकि यहाँ देखो ना H2Cl माइनस बना है, H2 प्लस Cl बना है, एक्सेप्ट कर रहा तो बेस है। अब स्ट्रॉन्ग है कि वीक है वो बगल वाले से डिसाइड होगा। ठीक है, बगल वाला वीक है तो ये भी वीक होगा, राइट? इसी प्रकार से आप सबके सामने स्क्रीन पर अगला सवाल, ये जो सवाल है एक्सरसाइज 2 का सवाल नंबर 4, बहुत आसान सवाल है। ऐसा सवाल हमने हैंडआउट में किया था, लेकिन फिर भी हम एक बार आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सवाल कह रहा है बैरियम हाइड्रोक्साइड का पीएच 12 है। ठीक है, पीएच 12 है यानी कि पीओएच 2 है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस 10 की पावर माइनस 2 है। 10 की पावर माइनस 2 क्या है सर? कंसंट्रेशन। अब आ जाओ बच्चे बैरियम हाइड्रोक्साइड में। जब बैरियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन होगा बेटा तो क्या बनेगा? बैरियम 2 प्लस प्लस 2H माइनस, बोलो हाँ या ना। अब हम क्या करते हैं, इसका कंसंट्रेशन सॉल्बिलिटी के फॉर्म में लिखते हैं। बैरियम 2 प्लस की कंसंट्रेशन S, बैरियम 2 प्लस का कंसंट्रेशन S, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन 2S। क्लियर? हम समझ गए ये जो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है ये 2S है, यही 10 की पावर माइनस 2 है, मतलब जो S है वो 10 की पावर माइनस 2/2 है।
हमें क्या एस निकालना था? नहीं, हमें तो केएसपी निकालना था ना बच्चे। तो केएसपी कैसे निकालोगे सर? केएसपी बराबर 4s क्यूब, बोले तो 4 × 10⁻²/2 का होल क्यूब। कितना आसान है। क्लियर? इसी प्रकार से बच्चे आप सबके सामने अगला सवाल है। ये जो अगला सवाल है ये एक्सरसाइज 3 का सवाल है, क्वेश्चन 4। मैंने देखा ये जो चैप्टर है इसका एक्सरसाइज 3 का जो क्वेश्चन है या एक्सरसाइज जो 3 है वो 1 के कंपैरिजन में आसान है। मतलब अगर कोई बच्चा एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर लेता है ना तो 3 बहुत आसानी से होती है। मतलब न्यूमेरिकल आसान है 3 में कंपैरेटिवली 1 के, राइट? ये जो सवाल था यहाँ पे एक वर्ड बोला है इक्विवेलेंस पॉइंट, राइट? सवाल को थोड़ा समझिएगा। 10 ml of 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। इमेजिन करो हमारे सामने ये एसिटिक एसिड है, उसका 10 ml है। 10 ml का ये 0.1 मोलर है, ओके? और इसका हमें पीके दे रखा है 5। क्लियर? ये एसिड कैसा है? वीक एसिड, राइट? ये वीक एसिड है, समझ में आता है। टाइट्रेटेड अगेंस्ट मतलब हमने ऊपर से बेस को मिलाया, टाइट्रेशन किया, बेस को मिला रहे हैं। आप बेस में एसिड मिलाओ, एसिड से बेस मिलाओ। हालांकि अभी न्यूमेरिकल में रूल नहीं, वैसे लेबोरेटरी में रूल होता है, अभी चल रहा है, ठीक है? प्लस हमने दूसरा कंटेनर लिया, तो कंटेनर जो दूसरा लिया उसमें अमोनिया का सॉल्यूशन, अमोनिया का सॉल्यूशन है, वो भी 10 ml है, वो भी 0.1 मोलर है। हमें पता है वो वीक बेस है। मजे की बात है हमें दोनों का पीके और पीकेबी की वैल्यू दे रखी है बच्चे, वो भी बराबर है। हम समझ गए दोनों इक्वली वीक है। मतलब जितना वीकनेस एसिड का है उतना ही वीकनेस बेस का है। मतलब जब दोनों को मिलाओगे तो दोनों को मिला के सॉल्ट बनेगा CH3CONH4। बोलो हाँ या ना? ये जो सॉल्ट बनेगा ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। आप सभी जानते हैं जो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट होता है उसके पीएच का फॉर्मूला होता है 7 + ½ pK - ½ pKb। बोलो हाँ या ना? लेकिन बच्चे इस बार पीके पीके भी बराबर है, मतलब हाफ पीके हाफ पीके भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब पीएच बराबर 7 आ जाएगा। आपसे पीएच पूछा था, आंसर 7 होगा। स्वाभाविक सी बात है, बच्चा ओरली समझ जाता है। सर ने कहा था जो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट होता है उसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो उसका जो पीएच 7 के करीब होता है। जो वीक में भी ज्यादा ताकतवर होगा, जो वीक में भी ज्यादा ताकतवर होगा, सॉल्यूशन उसके जैसा होगा। मतलब वीक एसिड है, वीक बेस है, लेकिन एसिड कम वीक है। वीक एसिड है, वीक बेस है, लेकिन एसिड कम वीक है, तो सॉल्यूशन 7 से थोड़ा कम। वीक एसिड है, वीक बेस है, लेकिन बेस कम वीक है, मतलब बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मतलब पी के भी थोड़ा सा कम है, मतलब के भी ज्यादा है। तो जो सॉल्यूशन होगा 7 से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन इस सवाल में दोनों इक्वल है ना यार, जितना कमजोर एसिड है उतना ही कमजोर बेस है, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, मतलब पीएच एग्जैक्टली 7 होगा। हेंस आंसर विल बी 7। बच्चों हमने जो यहाँ पे डिस्कशन किए इसमें मैंने वो सवाल लिए जो बच्चों ने मुझे मैसेज भेजे थे। हो सकता है कुछ एक सवाल छूट गया हो, कुछ बच्चों ने मुझे 9 बजे मैसेज भेजा तो मैं 9 बजे कैसे फोटो खींच के इसमें चिपकाऊं? दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो जिन बच्चों ने मुझे रात में मैसेज भेजे थे या आज मॉर्निंग में भेजे सुबह 6 साढ़े 6 बजे, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए। फिर भी अगर किसी बच्चे कोई सवाल रह जाता है, फील फ्री टू आस्क मी इन माय व्हाट्सएप नंबर। लेकिन पहले आप ई सॉल्यूशन ऐप की हेल्प लीजिए, वहां पे सभी सवालों का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन है, एक बार प्लीज उसकी हेल्प जरूर लो। वहां पे भी नहीं आता समझ में, देन आस्क। क्लियर? बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम। मैंने आपसे जो डिस्कशन किया इस डिस्कशन में हमने कॉमन डाउट लिए। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई सवाल डाउट है तो आप मुझसे कॉल करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बेहतरीन, शानदार और जानदार और धमाकेदार चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। ये जो आज की क्लास का हैंडआउट है बेटा, आज की क्लास का हैंडआउट आपको लिंक मिलेगा, तो इसकी साइज बहुत बड़ी है तो यहां मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? एक मिनट, कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे हैं। सर आपका नंबर बेटा मैंने कई बार बता दिया, मैंने कहा था लास्ट टाइम बता रहा हूं, क्या कर रहे हो यार? अभी भी नंबर नहीं है आपके पास। सर टेस्ट टिप्स, दम लगा के पढ़ाई करो। सर पूरे पुराने चैप्टर को साथ में कैसे रिवाइज करते रहे? बेटा मैं होमवर्क में रिवीजन दे रहा था और मैंने दिवाली में आपको होमवर्क पूरा दिया था, मुझे उम्मीद है आपने उसमें रिवाइज किया होगा। मैं प्रॉपर होमवर्क दे रहा हूँ। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर पुराने चैप्टर को रिवाइज कैसे करें? मैं होमवर्क में रिवीजन देता रहता हूँ और मैंने कहा था मैं मान के चल रहा हूँ आप दिवाली में रिवाइज कर लेते पुराना चैप्टर। सारी चीजें प्लानिंग चल रही, आप मेरे प्लानिंग से हटोगे तो फिर आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, परेशान हो जाओगे। मेरे साथ चलते रहो, जैसा कहूं वैसा करते रहो। आखिरी बार नंबर दे रहा हूं मोबाइल, सभी लोग सुन लो, है ना? मतलब आप आखिरी बार, लास्ट टाइम आई एम शेयरिंग नंबर इन योर चैट बॉक्स 7073125207। ऑलराइट? तो आप सबके पास नंबर होना चाहिए, लिंक नहीं तो लिंक होना चाहिए। ये सारी सिचुएशन अब खत्म करो यार। मैं आपको दूंगा, अभी क्या करना है आपको सुन लो।
सर कल का पेपर हार्ड थोड़ी आएगा विजय, जैसा भी आएगा अच्छा आएगा। आपने पूरा होमवर्क किया है तो अच्छा आएगा, सवाल जरूर लगाएं, ठीक है। हिमांशु नो आइडिया। सर क्या लिखा है इतने सारे मैसेज, क्या आप फिर रिवीजन कराओगे इन चैप्टर का? नहीं हर्षित, 144 लैग गई ना 20 नवंबर कोटा। अब क्या बातें कर रहे हैं, चलिए। तो ये आपका रहेगा आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कशन। लेकिन जो मैं कह रहा हूं सुन लो, आज और कल में, फाइनल वर्ड्स लिसन केयरफुली, आज और कल में आयनिक इक्विलिब्रियम के जितने सवाल लगा सकते हो लगा डालो, जितनी बार लगा सकते हो लगा डालो। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने एक्सरसाइज 1 को ही बस लगाया है, उससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा एक्सरसाइज 1 2 बार लगा डालो। अगर किसी बच्चे ने, जैसे एक सुबह वाले बैच में मुझसे एक बच्चे ने कहा सर हमने एक्सरसाइज 1 और 2 2 घंटे में खत्म कर दिए, मतलब 2 घंटे में दोनों हो गए, सर मैं फिर से लगाऊं क्या? एक एक सवाल उसने कर लिए, मैं फिर से लगाऊं क्या? तो मैंने कहा अगर आपने इतने जल्दी कर लिए तो आप एक बार सवाल को ओरली देखो, हाँ ये ऐसे होगा ऐसे होगा, माइंड में जितना जल्दी चीजें आपके आएंगी उतना जल्दी नए सवाल आपसे बनेंगे। मैंने आपको होमवर्क दिया, एक बार फिर से जितने सवाल लगा सकते हो लगा डालो, और एक्सरसाइज 1 को 2 बार जरूर लगाना, 2 बार लगाना, तब मजा आएगा, देखना चीजें अपने आप आपसे बनने लगेंगी, निखरने लगेंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, मैं इसे क्लोज कर रहा हूं। हाँ, आज की क्लास का हैंडआउट आपको लिंक में मिल जाएगा, है ना, क्योंकि साइज बहुत बड़ी है, यहां शेयर नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ी साइज है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में तैयार रहें कुछ शानदार जानदार पढ़ने के लिए।